नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके आज के प्री बोर्ड के बारे में। आज का जो प्री बोर्ड हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का, इसमें हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर था, क्वेश्चन पेपर जो टफनेस लेवल था वो इजी टू मीडियम था। हार्ड क्वेश्चंस बहुत कम थे। सेक्शन ए भी बहुत इजी था, ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत कम थे इसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए का। जो आपका सेक्शन ए का सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगर अपचयन पूछा जाता उसमें क्या हो जाता, ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटाना क्या हो जाता आपका अपचयन। और ऑप्शन बी और सी ये दोनों जो है वो आपका अपचयन बता रहे हैं। उपचयन के लिए ओनली ऑप्शन ए, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड है, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु। तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है आपकी एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इसका आंसर है, आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका Na2CO3.10H2O मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है ये किसका सामान्य नाम है। ये नाम है धोने का सोडा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा धोने के सोडे में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था धातुओं की उन अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में सही है। मतलब आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी हुई है, अभिक्रियाशीलता पढ़ी हुई है, आपको उसको सबसे ज़्यादा से सबसे कम में लगाना है। मतलब जो धातु सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो सबसे पहले और जो सबसे कम रिएक्टिव है वो सबसे बाद में। तो अगर आप देखेंगे, आपको पता है कि सोडियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिसमें भी सोडियम फर्स्ट में होगा वो आपका आंसर होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत। इन तीनों में से आप देखेंगे, इन तीनों में आप देखने के बाद बताएंगे सोडियम मैग्नीशियम लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपके ऑप्शन बी और डी में से एक आंसर सही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम और सोडियम स्टार्टिंग में है। अब आपको बताना है आयरन और जिंक, और आयरन जिंक में हमें पता है जो जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने का सबसे तरीका यही है, एलिमिनेशन मेथड। आप देखिए कि कौन सी चीज़ गलत है, उसको एलिमिनेट करते जाइए तो आपको सही आंसर बहुत जल्दी एकदम करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं जो कि अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन पता है, जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो फिफ्थ का आंसर सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा। किसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी। ये अभिक्रिया ध्यान रखना है, विस्थापन अभिक्रिया तभी होगी जब वो आपकी अभिक्रिया शैली के हिसाब से होगी। अगर आपका जो धातु है इस धातु से ज़्यादा अभिक्रियाशील है तभी वो उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। आपको पता है जो तांबा है फेर आयरन से कम अभिक्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। जो सिल्वर है सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, और जो तांबा है उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो ये रिएक्शन होगी। तो सिक्स्थ का जो बी है वो करेक्ट आंसर है। बाकी हम ऑप्शंस देख लेते गलत क्यों हैं। आप देखिए, जो सी ऑप्शन है वो है कॉपर और चांदी। जो चांदी है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव में आती है, सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, तो वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती, तो यह अभिक्रिया नहीं होगी। इसी तरीके से जो सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम आपको पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम क्लोराइड को तो ऑब्वियसली बात है तांबा रिप्लेस नहीं कर सकता। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th क्वेश्चन, एक एल्यूमिनियम की पत्ती को परख नली में तुरंत तैयार किए गए फेरस सल्फेट के विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो प्रेक्षण किया जाता है, वह है। आप ध्यान रखिए कि जो एल्यूमिनियम और जो आयरन है, ये भी आपका क्वेश्चन अभिक्रिया शैली पर है। कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, एक दूसरे को विस्थापित करेगी नहीं, करेगी या नहीं। आपको एक चीज़ जो आपके पेपर में आई थी, इसमें आया था हल्के हरे रंग का विलयन धीरे धीरे भूरा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भूरा है ये गलत था। CBSE की तरफ से बताया गया कि यहाँ पे भूरे की जगह पे रंगहीन आएगा। तो अगर रंगहीन क्वेश्चन में दिया गया तो 7th का ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। अमीबा भोजन पाचन करती है अपनी फूड वैक्यूल्स मतलब खाद्य रिक्तियों से, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें पाचन नहीं होता। और दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट तो अमीबा में पाया ही नहीं जाता। और जो पादप होते हैं वो अमीबा के इस तरह से जो नकली हाथ जिसको कहते हैं वो होते हैं, उससे वो खाना लेता है, उसका पाचन नहीं करता। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईस्ट में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अवायवीय श्वसन कौन सा होता है। अवायवीय श्वसन वो होता है जिसमें जो बिना ऑक्सीजन के जब ईस्ट सांस लेता है, एक तरह से जब वो वायु अंदर लेता है बिना ऑक्सीजन के, तो उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। तो जब अवायवीय श्वसन होता है, ये वाली जो अभिक्रिया आपने अपनी बुक्स में पढ़ी है, चैप्टर 6 से है, लाइफ प्रोसेस से है, जैव प्रक्रम से। इसमें आपने देखा है कि जो लैक्टिक एसिड है ये आपका बनेगा आपकी मांसपेशियों में। जब आप काफ़ी देर तक चलते हैं, भागते हैं, आपकी मांसपेशियों में प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, अवायवीय श्वसन होता है, तब आपको दर्द महसूस होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो ये तो हो गया आपकी मांसपेशियों में, ईस्ट में नहीं, तो ऑप्शन ही हो गया गलत। कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनते हैं जब वायवीय श्वसन होता है, जब मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। सो दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज़ इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, यही रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन मेनली आपने पढ़ा होगा जब गन्ने को सड़ाया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो इथेनॉल प्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा। ये आपके 2-3 चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, चैप्टर 6 में गिवन है। सो सही आंसर है इसका इथेनॉल जमा में कार्बन डाइऑक्साइड जमा में ऊर्जा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन के दौरान एक कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होना क्या कहलाता है। ये बच्चों कहलाता है आपका बहुखंडन। मुकुलन जो होता है वो आपका हाइड्रा में होता है। द्विखंडन आपका अमीबा में होता है। और अर्धसूत्रीय विभाजन मतलब क्रोमोसोम्स में होता है। तो बहुखंडन इज़ द राइट एग्जाम्पल। सो आपको जनन वाले चैप्टर में ये चीज़ें तो आपको रटी होनी चाहिए एकदम, कि कौन सी प्रक्रिया कौन से जीव के अंदर हो रही है। इसके बेसिस पर डायग्राम आ सकता है, MCQ आ सकते हैं आपके, जैसे कि MCQ इस बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण माता पिता से संतति में वंशागत हो सकता है। मतलब कौन सा गुण है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। तैराकी तकनीक, गलत, क्योंकि ये तो बच्चा पैदा होने के बाद सीखता है। ज़रूरी नहीं कि अगर लगा लो कोई अच्छा स्विमर है तो उसके पेरेंट्स स्विमर थे तो इसलिए बच्चा स्विमर है, ऐसा कुछ नहीं है। सुडौल शरीर मोटा पतला डिपेंड करता है, वो जेनेटिक नहीं है। बच्चा जब होता है उसके बाद कभी भी हो सकता है। नेक्स्ट है तीरंदाजी, मतलब वो भी बच्चों, दिस इज़ एक्वायर्ड ट्रेट। तो जो बड़ी नाक है, ये जो नाक वाला लक्षण है, ये बच्चे के अंदर माता पिता से आता है। बड़ी नाक, छोटी नाक, आँखों का रंग, बालों का रंग, ये सभी क्या होते हैं, वंशागत होते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, यदि लार में लार अमाइलेज ना हो तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया प्रभावित होगी। मतलब जो हमारे मुंह में लार अमाइलेज होता है उसका काम क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो मंड होता है उसके शर्करा को विखंडन करना, मतलब तोड़ देना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो प्रोटीन का होता है, प्रोटीन विखंडित होता है आपके अमाशय में और अग्नाशय में।
विटामिन का अवशोषण भी नहीं होता और वसा कहाँ पर होता है ये भी बाद की प्रोसेस में होता है। तो सबसे पहले जब मंड का खंडन होता है वो होता है आपके मुंह में, और वो करता कौन है, लार एमाइलेज। और अगर लार एमाइलेज नहीं होगा तो आपका मंड का शकरा में खंडित नहीं होगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सामान्यतः अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। परावर्तित किरण होती है, देखिए जो आपतित अवतल दर्पण है वो कौन सी होंगी, इसका आंसर होगा अभिसारित, 13 का बी। ठीक है, नॉर्मली ये वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाती है वो आपको आंसर बताना है इसमें। नेक्स्ट है ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे कहीं पे भी अगर देखोगे डेंजर का कहीं पे भी साइन है तो वो कौन सा रंग का होता है, रेड रंग का। तो रेड रंग क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें सबसे कम परिकरण होता है, मतलब स्कैटरिंग कम होती है। धुंध हो, धुआं हो, कुछ भी हो, वो जो कलर है वो बिखरेगा नहीं। अगर आप विबग्योर में बात करें तो वी मतलब वॉलेट सबसे ज़्यादा विकरण करेगा, परिकरण करेगा, और जो रेड है सबसे कम परिकरण करेगा। तो सबसे कम स्कैटरिंग होती है, इसी वजह से डेंजर साइन, रेड लाइट, इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, लाल रंग यूज़ किया जाता है। और इसका भी आंसर क्या होगा, और जैसे कि एम्बुलेंस हो गई उसमें भी आप देखेंगे लाल रंग से यूज़ किया जाता है। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। धुएं या कोहरे में सबसे कम परिकरण लाल रंग का होता है, इसी वजह से लाल रंग का डेंजर साइन की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पारितंत्र में सफाई कर्मी। सफाई कर्मी मतलब जो भी बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ख़त्म कौन करता है, क्या उत्पादक करेंगे, उत्पादक तो प्रोड्यूस करेंगे और बनाएंगे, तो उत्पादक तो आंसर नहीं हो सकता। शाकाहारी हम खाते हैं लेकिन हम भी नहीं करेंगे। दूसरा है उपभोक्ता, उपभोक्ता भी खाने को खाते हैं बट वो जो सड़ी गली चीज़ें हैं, चीज़ों को सड़ाना, उन चीज़ों को ख़त्म कौन करेगा, विघटक या अपमार्जक। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।